प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कोई वस्तु संसाधन कब कहलाएगी, अर्थात संसाधन की परिभाषा को हमने देखा था। आपके कोर्स में जो दूसरा टॉपिक है वो संसाधनों का वर्गीकरण है। संसाधनों के वर्गीकरण के लिए कई आधार स्वीकृत किए गए हैं। इन आधारों में जो मुख्य हैं और जो आपके कोर्स में हैं उसे हम एक फ्लो चार्ट के रूप में देखते हैं। तो रिसोर्स को हम सबसे पहले 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूअस यूज, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एम, चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो हम एक एक को लेकर के चलते हैं और अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो रिसोर्स होते हैं इनको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक है जैव संसाधन बायोटिक रिसोर्सेज और दूसरे हैं अबायोटिक रिसोर्सेज अजैव संसाधन। बायोटिक रिसोर्सेज वे संसाधन होते हैं जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं तथा जिनमें जीवन होता है, जैसे मानव, वनस्पति जात, जंतु जात, पशुधन, मत्स्य आदि। यानी वे वस्तुएं जिनमें जीवन हो उन्हें हम संसाधन के रूप में यदि यूज करेंगे तो वे कहलाएंगी जैव संसाधन। The resources which are obtained from the biosphere and have life are called biotic resources। उदाहरण हमने अभी दिया था, ह्यूमन, फ्लोरा, फौना, फिशरी एंड लिवस्टॉक। फ्लोरा के अंतर्गत सारी वनस्पतियां समाहित हो जाती हैं। फौना के अंतर्गत वे सारे जीव समाहित हो जाते हैं जो पृथ्वी पर विद्यमान हैं, और ये सारे के सारे जितने भी जीव या जंतु विद्यमान हैं वे हमारे लिए यदि संसाधन हैं, हमारे आर्थिक स्थिति को या हमारे आर्थिक प्रगति को बढ़ाते हैं तो वे निश्चित तौर पे हमारे लिए संसाधन होते हैं। तो ऐसे संसाधनों को हम जैव संसाधन की कैटेगरी में रखते हैं। अजैव संसाधन, नाम से ही क्लियर है कि अजैव माने जिसमें जीवन ना हो, अर्थात निर्जीव वस्तुएं। तो निर्जीव वस्तुओं से बने संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण ले सकते हैं जैसे चट्टानें, खनिज, धातु एवं ईंधन। धातुओं में सोना, चांदी, प्लेटिनम, इस ढंग की चीजें। ईंधन में आपका पेट्रोलियम, कोयला, यूरेनियम, इस टाइप की चीजें जो होंगी वे सारे के सारे अजैव संसाधन की कैटेगरी में आएंगे। तो अजैव संसाधन क्या होंगे? रिसोर्सेज विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल रॉक, मिनरल, फ्यूल्स एंड मेटल्स। नेक्स्ट वर्गीकरण जो हमारे कोर्स में है और जो आपकी किताबों में दिया है वह है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो इस आधार पर संसाधनों को 2 कैटेगरी में हम बांटते हैं। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नवीकरणीय या रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज
which can be renewed or reproduced by physical, mechanical or chemical process are called renewable resources. For example, solar and wind energy, forest and water. अर्थात वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नवीनीकृत किया जा सके, नवीकरणीय या नव्यकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे पवन, ऊर्जा, जल, वन आदि। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हम वन को लेते हैं, वनस्पतियां हमारे लिए संसाधन हैं। अब यदि हम इन वनस्पतियों को काट दें, जब हम वनस्पतियों को काटेंगे तो निश्चित तौर पे वह संसाधन खत्म हो जाएगा, किंतु इसका हम नवीनीकरण कर सकते हैं। जब हम वनों को काटें तो उसके स्थान पे हम नए वृक्ष को लगा दें तो हमें पुनः उस संसाधन की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात यह नवीकरणीय संसाधन होंगे, क्योंकि इनका रिन्यूएबल किया जा सकता है, इन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। जबकि नॉन रिन्यूएबल या अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो एक बार प्रयुक्त कर लेने के बाद वे खर्च हो जाते हैं, पुनः उनकी उत्पत्ति नहीं की जा सकती है। जैसे हमारे पास विद्यमान जो पेट्रोलियम है वह अनवीकरणीय संसाधन की कोटि में आएगा, क्योंकि एक बार जब पेट्रोलियम का उत्खनन कर लिया जाता है तो वह बहुत ही लंबी प्रक्रिया, लाखों करोड़ों वर्षों के बाद पुनः हम दूसरे पेट्रोलियम भंडार को प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त कर पाएंगे। तो लाखों करोड़ों वर्षों की जो प्रक्रिया होगी उसके आधार पर उसका नवीनीकरण होता है। तो ऐसे संसाधनों को हम अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में रखते हैं कि जिनकी पुनर्उत्पत्ति में लाखों करोड़ों वर्ष लगें। तो हम देखेंगे कि वे संसाधन जिनका नवीनीकरण संभव ना हो, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इसमें वे संसाधन आते हैं जिनके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं, जैसे कोयला, खनिज तेल, मृदा तथा अन्य खनिज हैं। अर्थात नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज which take millions of years in the formation and they may exhaust for excessive use are called non-renewable resources. For example, coal, fossil fuel, soil, petroleum and minerals. इसमें वे संसाधन आएंगे जो लाखों वर्षों की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होते हैं तथा एक बार प्रयुक्त कर लेने के बाद पुनः वह प्रयोग में आने योग्य नहीं बच पाते। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम या अनवीकरणीय रिसोर्सेज को हम पुनः दो भागों में बांटते हैं। एक होता है साइक्लिक और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक। ऐसे रिसोर्स जिनका एक बार उपयोग कर लेने के बाद उनके जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जो बचे हुए अवशेष होते हैं, उनको हम रिसाइकिल कर पाएं और रिसाइकिल कर करके पुनः हम उस धातु का उपयोग पुनः अपने नए उपयोग में कर सकें। तो ऐसे संसाधनों को हम साइक्लिक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहेंगे या चक्रीय अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जैसे हम लोहे का उदाहरण ले लें। लोहे की वस्तुओं को हम करते क्या हैं कि अपने उपयोग में लाते हैं। उपयोग में लेने के बाद इसमें जंग लगता है या ये टूट फूट जाती हैं, तो हम करते क्या हैं, इस लोहे को हम कबाड़ी के यहाँ दे देते हैं। कबाड़ी से पुनः इंडस्ट्री में जाती है और रिसाइकिल हो करके वह पुनः लोहे की राड या अन्य लौह उत्पाद के रूप में हमारे पास आ जाती है। तो ऐसे संसाधनों को हम क्या कहेंगे, चक्रीय अनवीकरणीय संसाधन या साइक्लिक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। किंतु कुछ ऐसे संसाधन होते हैं, जैसे हम जीवाश्म ईंधन ले लें।
वे अनव्यकरणीय हैं, यानी जिनका पुनः सृजन नहीं हो सकता, और साथ ही साथ में हम इनका रिसाइकलिंग भी इनकी नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने लोहे का किया कि एक बार यूज होने के बाद इसे दोबारा हम फिर यूज के लायक बना सकते हैं, किंतु यहाँ पे जीवाश्म ईंधन जो होते हैं, जैसे कोयले का एक बार यदि हमने दहन कर दिया तो फिर उस दहन हुए कोयले का दोबारा उपयोग हम नहीं कर सकते, या पेट्रोलियम है तो पेट्रोलियम का हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। तो ऐसे संसाधनों को हम क्या कहेंगे? अचक्रीय, अनव्यकरणीय संसाधन या नॉन साइक्लिक, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट हमारा जो डिवीजन होता है संसाधन का है वह है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को हम कई भागों में बांटते हैं। इसमें जो पहला प्रकार है वो पोटेंशियल रिसोर्सेज का है, संभावित संसाधन का है। पोटेंशियल रिसोर्सेज या संभावित संसाधन जो हैं वे संसाधन हैं जो विद्यमान तो होते हैं किंतु खर्चीली तकनीकी के कारण जिनका उपयोग ना किया गया होता है, संभावित संसाधन कहलाते हैं। अर्थात रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन एंड हैव पोटेंशियल टू सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट देयर यूटिलाइजेशन हैज नॉट बीन स्टार्टेड बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज। अर्थात जैसे हम कहें कोई एक संसाधन है हमारे पास, ये बस तो हमारे पास विद्यमान है, लेकिन अभी हमारे पास जो तकनीक है उस तकनीक के आधार पर इस वस्तु का अगर हम संसाधन के रूप में उपयोग करेंगे तो ये काफी खर्चीला होगा, और जब खर्चीला होगा तो निश्चित तौर पे इसका हम उपयोग संसाधन के रूप में अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन भविष्य में हो सकता है कि हमारे पास ऐसी तकनीकी आ जाए जिससे इस वस्तु का उत्खनन करना या उसका उपयोग में ले आना अपेक्षाकृत सस्ता पड़े। तो ऐसे संसाधनों को हम संभावित संसाधन या पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं, जो आज तो नहीं प्रयुक्त हो रहे हैं किंतु भविष्य में जिनका उपयोग उपलब्ध तकनीक एवं आर्थिक स्थिति के आधार पर संभव हो सके, उसे हम क्या कहेंगे? संभावित रिसोर्स कहेंगे। इसमें आता है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये अभी हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज, या H2O ईंधन के रूप में H2O, तो निश्चित तौर पे ये अभी हमारा संभावित संसाधन है, क्योंकि भविष्य में हो सकता है कि H2O से हाइड्रोजन गैस का निकल पाना संभव हो सके आसानी से, और आर्थिक रूप से संभाव्य हो सके कि हम पानी से ईंधन निकाल सकें या पानी से हम ईंधन का कार्य ले सकें। तो निश्चित तौर पे ये दोनों तीनों उदाहरण पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या ईंधन, ये सब संभावित संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। अभी भी हमारे यहाँ पवन ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, लेकिन अभी जो उपलब्ध तकनीकी है उसमें पवन ऊर्जा का व्यापक उपयोग नहीं हो पा रहा है, या सौर ऊर्जा का व्यापक उपयोग नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी जो तकनीक है इसकी वह महंगी है। इसलिए आज तो नहीं, लेकिन ये संभावित संसाधन के रूप में हमारे पास विद्यमान है। नेक्स्ट संसाधन हमारा है डेवलप्ड रिसोर्सेस, विकसित संसाधन। अर्थात वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनका उपयोग गुणवत्ता एवं मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। इसमें मानव द्वारा वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे संसाधन आते हैं। अर्थात वे संसाधन जिनका उपयोग तथा जिनकी गुणवत्ता एवं मात्रा का निर्धारण किया जा चुका है, सर्वे के द्वारा जिनकी मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, उन्हें हम विकसित संसाधन के रूप में लेंगे। वर्तमान में जो भी संसाधन हम उपयोग में ले आ रहे हैं
वे सारे के सारे विकसित संसाधनों की कैटेगरी में आते हैं। जैसे हम जब कोयले का उत्खनन कर रहे हैं या पेट्रोलियम का उत्खनन कर रहे हैं या जंगलों को उपयोग में ले आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे आज विकसित संसाधनों की कोट में आते हैं। तो वर्तमान में यूज हो रहे जो संसाधन हैं वे सारे के सारे संसाधन डेवलप्ड रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आपका स्टॉक रिसोर्सेज या भंडार संसाधन। भंडार संसाधन वे होते हैं जो पर्यावरण में तो उपलब्ध होते हैं, किंतु तकनीक के अभाव में मानव पहुंच से बाहर वाले संसाधनों को हम भंडार संसाधन कहते हैं। पर्यावरण में उपलब्ध हैं, किंतु अभी हमारे पास उनके उत्खनन की तकनीक ही नहीं है जिससे हम उन वस्तुओं को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर पाएं। तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहा जाता है? भंडार संसाधन कहा जाता है। रिसोर्सेज which have potential to satisfy human needs but there is no appropriate technology to access them are called stock resources। अभी हमने एक उदाहरण लिया था कि स्टॉक रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्टिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। अभी हमारे पास जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने की उचित तकनीक विद्यमान नहीं है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जो H2O होगा, पानी है, वह निश्चित तौर पे फंड रिसोर्स के रूप में हमारे पास विद्यमान हो। नेक्स्ट होता है रिजर्व रिसोर्सेज, संचित संसाधन। वे संसाधन कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनका उपयोग हम करते आए हैं, किंतु अब उनकी मात्रा बहुत सीमित बची है। जब उनकी मात्रा सीमित बची है तो निश्चित तौर पे उन संसाधनों के भविष्य में उपयोग में आ सकें, इसलिए उन संसाधनों को उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया। ऐसे संसाधनों को हम संचित संसाधन की श्रेणी में रखते हैं, अर्थात वे संसाधन जिनका उपयोग वर्तमान तकनीक पर तो संभव है, किंतु उन्हें भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संरक्षित कर दिया गया हो, संचित संसाधन कहलाएंगे। जैसे वनों का संरक्षण किया जाता है, इसको संचित की श्रेणी में डाल दिया गया है। वन्य जीव ये भी संचित संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। क्यों ऐसा किया गया है? कि जिससे भविष्य में हम इनका उपयोग कर सकें, क्योंकि आज जिस तकनीक पे बेस होकर के हम इनका उत्खनन कर रहे हैं, यदि इसको निरंतर जारी रखा गया तो निकट भविष्य में इनके विलुप्त हो जाने की संभावना है, खत्म हो जाने की संभावना है। अतः भविष्य में इनका उपयोग हो सके, इसलिए हम आज इनको संरक्षित रख रहे हैं। तो रिजर्व रिसोर्सेज क्या हैं? रिसोर्सेज विच कैन बी यूटिलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी बट आर केप्ट फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स आर कॉल्ड रिजर्व रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट। नेक्स्ट हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। स्वामित्व के आधार पर हम संसाधनों को वर्गीकृत करते हैं। तो के आधार पर संसाधनों को हम 4 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिगत संसाधन, अर्थात वह संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व हो। जैसे हम कहें कि कार, तो कार पर मेरा स्वामित्व हो सकता है या किसी अन्य व्यक्ति का स्वामित्व हो सकता है, लेकिन वह किसी व्यक्ति विशेष के पास ही होगा या संस्था विशेष के पास ही होगा। तो ऐसे संसाधनों को व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। इसमें भूमि, घर, कार आदि वस्तुएं आती हैं। द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड प्राइवेटली बाय एन इंडिविजुअल आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज। दूसरा है कम्युनिटी रिसोर्सेज, सामुदायिक संसाधन। इसमें है कि वे संसाधन जिन स्वामित्व संपूर्ण समुदाय का हो। जैसे एक ग्राम सभा
के लोगों का ग्राम समाज की जमीन पर स्वामित्व होता है, या गांव का जो तालाब होता है उस पर संपूर्ण गांव के लोगों का स्वामित्व होता है, वह किसी व्यक्ति विशेष के स्वामित्वाधीन नहीं होता है। तो ऐसे संसाधनों को कम्युनिटी रिसोर्सेज कहा जाता है, अर्थात वे संसाधन जो समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति करें सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे मंदिर होता है, सार्वजनिक पार्क होता है, पुल होता है, सड़क होता है, यह किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं होती बल्कि संपूर्ण समुदाय का होता है इसका स्वामित्व। The resources which are accessible to all members of a community are called community resources. For example, temple, public park, bridge, etc. नेक्स्ट है आपका नेशनल रिसोर्सेज, राष्ट्रीय संसाधन। इसमें वे संसाधन आते हैं जो किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर हों या किसी देश की समुद्री सीमा से 12 नॉटिकल मील की दूर के भीतर स्थित हों। जैसे हम कहें कि ये इंडिया है मैप, तो भारत की सीमा के अंदर जो भी वस्तुएं आएंगी वो सारी की सारी अगर वो रिसोर्स हैं तो निश्चित तौर पे उसको नेशनल रिसोर्स की संज्ञा दी जाएगी। तो किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर विद्यमान जो भी वस्तुएं होंगी या जो भी संसाधन होंगे उन्हें नेशनल रिसोर्स की श्रेणी में रखेंगे। साथ ही साथ उस देश की समुद्री तट सीमा से जो 12 नॉटिकल मील दूर होगा, ये 12 नॉटिकल मील की जो दूरी है यह भी उस देश की संसाधन की श्रेणी में आती है। जिस देश की सीमा से 12 किलोमीटर दूर तक की स्थित यह समुद्री सीमा है, तो इस समुद्र में विद्यमान जो भी वस्तुएं होंगी उस पर किसका अधिकार होगा? उस देश का। तो इन वस्तुओं को भी हम क्या कहेंगे? नेशनल रिसोर्स की श्रेणी में रखेंगे। तो अर्थात किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर तथा समुद्र से 12 नॉटिकल मील दूरी के भीतर स्थित संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। इसमें रेल आएगी, सड़क है, झील है, नदियां हैं, आदि जो संसाधन हैं ये नेशनल रिसोर्स की श्रेणी में आते हैं। अर्थात नेशनल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज which are within the political boundary on and oceanic area up to 12 nautical miles belongs to the nation are called national resources. Train, lakes, road, river and oceanic area up to 12 nautical miles are examples of national resources. Last जो रिसोर्स है वह है इंटरनेशनल रिसोर्सेज, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। नाम से ही क्लियर है कि वे संसाधन जिन पर संपूर्ण विश्व के नागरिकों का स्वामित्व हो, विश्व में विद्यमान सभी देशों के सभी नागरिकों का स्वामित्व हो, उसे हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। 12 नॉटिकल मील की दूरी तक तो उस देश का अधिकार होता है, किंतु 12 नॉटिकल मील के बाहर का जो समुद्री एरिया होगा उस समुद्री एरिया पर विश्व का कोई भी देश आर्थिक दोहन उसका कर सकता है। तो उस एरिया को हम अंतरराष्ट्रीय रिसोर्स के रूप में देख सकते हैं, या फिर चंद्रमा ले सकते हैं, अंटार्कटिका ले सकते हैं। ये ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिन पर अंतरराष्ट्रीय जिन पर स्वामित्व संपूर्ण विश्व का है, संपूर्ण विश्व के लोगों का है, तो इन्हें हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन के रूप में देखेंगे। अर्थात वे संसाधन जिन पर किसी विशेष देश का स्वामित्व ना हो तथा जिन पर अंतरराष्ट्रीय संगठनों के नियमों का पालन होता हो, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा, समुद्र, मंगल, अंटार्कटिका आदि। The resources which are regulated by international organizations
and does not belongs to any one individual country are called international resources. For example, moon, oceanic area after 12 nautical miles, अंटार्कटिका रीजन etc. तो आपके बुक में जो डिवीजन किया गया था या जो क्लासिफिकेशन किया गया था संसाधन का, वो इन्हीं 4 आधारों पर किया गया था जिसे हम लोगों ने अभी देखा है। तो यहाँ से प्रश्न किस ढंग से आ सकते हैं उसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है डिफाइन रिसोर्सेज एंड क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ। अब वहाँ पे बेसिस कुछ भी दे सकता है, बेसिस उसकी ओरिजिन दे सकता है, बेसिस उसकी ओनरशिप के रूप में दे सकता है, बेसिस उसकी एग्जॉस्टिविटी के रूप में दे सकता है, को रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है इस आधार पर दे सकता है। तो किसी एक आधार पर आपको क्लासिफिकेशन करा सकता है। और प्रश्न होगा कि संसाधन को परिभाषित कीजिए तथा उनकी उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत कीजिए, या किसी विशेष आधार पर संसाधनों को क्लासिफाई करने के लिए हमें अलग से प्रश्न पूछ ले, या ऐसा भी हो सकता है कि नेशनल रिसोर्सेज क्या हैं इस ढंग से परिभाषा पूछ ले, या कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या हैं यह पूछ ले, अजैव रिसोर्सेज क्या हैं यह प्रश्न पूछा जा सकता है, या आपको उदाहरण दे दे, कई रिसोर्सेज के उदाहरण दे दे और आपसे इसमें पूछे कि इसमें बायोटिक रिसोर्सेज क्या कौन से हैं, या इसमें पूछ ले कि इसमें इंटरनेशनल रिसोर्सेज कौन से हैं। तो विभिन्न संसाधनों के उनके नेचर के आधार पर उन्हें किस कैटेगरी में हम क्लासिफाई करेंगे, इस आधार पर भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बस क्लासिफिकेशन पर आज इतना ही। हम अगली टॉपिक में संसाधन के अन्य संकल्पनाओं के बारे में जानेंगे। थैंक यू।